चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए, खास करके उन भाइयों के लिए जो ALP CBT 2 में उनका ट्रेड है मैकेनिक डीजल। पिछली वीडियो में मैंने लगभग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी वह। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, कृपया करके हमारे चैनल पे जा करके उसे देख लेंगे। आगामी परीक्षा जो होगी ALP CBT 2 का पार्ट 2, उसके लिए वह काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगी। और जो भी भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। और ऐसे ही हम हर रोज़ बेहतर से बेहतर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आएंगे। और ये जो मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ वह SK झा सर का डीजल मैकेनिक ट्रेड का थ्योरी वाला बुक है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है यह। इसके अंदर एक एक बिंदु को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड करके लिखा गया है, जिसे डिस्कशन करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है और हमारे भाइयों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगी। क्योंकि ट्रेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंदाज है ALP CBT 2 में। अगर आप ट्रेड के अंदर फेल हो जाते हैं तो आप की जो पार्ट A की जो कॉपी है वह चेक नहीं हो पाएगी। और ऐसे देखा जाए तो डीजल मैकेनिक जो ट्रेड है वह काफ़ी रोचक ट्रेड है। हम दैनिक उपयोग में वाहन का यूज कर रहे हैं, ट्रक है, आपका बस है, ये सब जो डीजल इंजन के जो व्हीकल्स है उसी के पार्ट्स पुर्जे के बारे में हमको डिस्कशन करना है। कैसे कैसे उसका मैकेनिज्म है और क्लच का क्या काम है, गियर का क्या काम है, डिफरेंशियल का क्या काम है, जो रेडिएटर है उसका क्या काम है, इनलेट वाल्व का क्या काम है, एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है एग्जिट वाल्व बोलते हैं उसका क्या काम है, तो फ्लाईव्हील का क्या काम है, क्रैंक शाफ्ट का क्या काम है, कैम शाफ्ट का क्या काम है। इन सब चीज़ों का एक महत्वपूर्ण डिस्कशन है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है डिस्कशन करने में। और मैं तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ इसका डीजल मैकेनिक ट्रेड थ्योरी का। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। कहता है कि हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैला करके क्या प्राप्त करते हैं। हीट जो इंजन होता है उसमें ताप को फैला करके गैसों द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, तो उसमें होती है शक्ति होती है। हमें जब तक हीट बनेगी, हीट बनने के बाद उसके ऊपर वेपर होगी और उसके हीट से जो बनेगी वो हमें शक्ति मिलेगी और शक्ति से हम फिर इंजन को चलाते हैं। एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है दोस्तों। जो इंजन जो होती है दोस्तों, दो तरह की होती है। एक होती है इंटरनल इंजन और एक एक्सटर्नल इंजन। इंटरनल इंजन जो कहें तो आपको ये हो गया डीजल पेट्रोल का जो इंजन है, CNG का इंजन है, ये इंटरनल कंबशन इंजन होती है। और पहले जो कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी होती थी वह जो होता था एक्सटर्नल कंबशन इंजन का उदाहरण होता था। तो इस तरह से दोस्तों एक्सटर्नल कंबशन इंजन का उदाहरण नहीं है, तो डीजल इंजन जो है दोस्तों एक्सटर्नल कंबशन इंजन का उदाहरण नहीं है। इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है, इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है तो है आपका डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और CNG इंजन। इसी इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है। इसी इंजन मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है, तो बड़ा होता है। क्योंकि पहले पढ़े होंगे आप लोगों ने, जो स्टीम इंजन है या आपका कोयले से चलने वाली जो गाड़ी होती थी उसमें काफ़ी बड़ा सा दहन कक्ष होता था और फिर वहाँ से वाष्प के थ्रू, हीट के थ्रू से हम इंजन को स्टार्ट करते हैं। IC इंजन कब स्टार्ट हो जाता है। IC इंजन जो होता है कब स्टार्ट हो जाता है, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है कब स्टार्ट हो जाता है, तो वह तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। आजकल पहले तो किक मारने पड़ता था, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि सेल्फ की सिस्टम आ गई है, तो तुरंत स्पार्क होती है और तुरंत ही वह स्टार्ट हो जाती है। IC इंजन, इंटरनल दहन इंजन जो होती है वह तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, स्पार्क इग्निशन इंजन जो होता है वो आपका बैटरी, ये आपका 2 व्हीलर्स होती है स्पार्क इंजन में, जिसमें खास करके पेट्रोल और वायु का मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। आप देखते होंगे कि करंट सप्लाई नहीं होती है तो आप 1000 किक मारते रह जाएंगे, लेकिन आपकी मोटरसाइकिल चालू नहीं हो पाएगी या तो आपकी स्कूटी
कितना भी आप सेल्फ करते रहें या कितना भी आप किक लगाते रहें, आपकी स्कूटी चालू नहीं हो पाएगी। तो उसमें स्पार्क इंजन लगी होती है, स्पार्किंग के थ्रू उसमें ईंधन का कंबसन होता है। तो उसे इस तरह से पेट्रोल जो होता है वो हवा के साथ मिश्रित होकर के जाता है और डीजल इंजन में केवल हवा का प्रेशर जाती है। सिलेंडर के ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? जो सिलेंडर हमारा होता है एलॉय स्टील का बना होता है, तो वो उसकी ऊपरी सीमा और निचली सीमा जो होती है, ऊपरी सीमा को हम टीडीसी बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर, और नीचे की जो सीमा होती है उसको हम बीडीसी बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर। 8वां प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, निम्न में से किस क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है? जब कोई क्रिया होती है और वह दोहराई जाती है तो उसे हम बोलते हैं साइकिलिंग। मतलब दोहराने की क्रिया को हम साइकिलिंग बोलते हैं। जैसे एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं तो हम साइकिलिंग कर रहे हैं। वृत्तीय गति जैसे हम पैडल मारते हैं तो वह साइकिलिंग की तरह से कार्य करता है। 9वां प्रश्न आप लोगों के लिए, वे सभी इंजन जिसमें ईंधन का दहन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है वह कहलाता है। कहता है कि वह सभी इंजन जिसमें ईंधन जो कंबसिंग होता है वह सिलेंडर के अंदर होता है तो वह कहलाता है अंतर्दहन इंजन या आईसी इंजन। शॉर्ट फॉर्म है उसका आईसी इंजन, अंतर्दहन इंजन का। आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए शुरुआत। 10वां प्रश्न आप लोगों के लिए, पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्केल में क्या होती है? पिस्टन जो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है? कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है? सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ये इंजन की जो होती है ये 4 सिस्टम है जिससे इंजन पूर्ण रूप से कार्य करती है। तो सबसे पहले प्रेशर जब बनती है तो प्रेशर के थ्रू पिस्टन क्या होता है, नीचे की ओर जाती है। कंप्रेशर के थ्रू नीचे की ओर जाती है और फिर नीचे से ऊपर की ओर आती है। तो कहते हैं पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है, तो नीचे से ऊपर की ओर और मतलब ऊपर की तरफ, मतलब बीडीसी से टीडीसी की ओर होती है। अगला प्रश्न 11 नंबर का आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से कौन आईसी इंजन नहीं है? मतलब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्दहन इंजन नहीं है? तो आपको बता देते हैं, गर्म वायु इंजन जो है आपका अंतर्दहन इंजन नहीं है। बाकी सभी का सभी जो हो गया, गैस इंजन हो गया, अल्कोहल इंजन हो गया, पैराफिन इंजन हो गया, जो ये है आपका ये अंतर्दहन इंजन का उदाहरण है। गैस के फैलने पर 12 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए, गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा क्या होती है? गैस के जो फैलने के बाद पिस्टन की जो दिशा होती है वह होती है टीडीसी से बीडीसी की ओर, मतलब हेड से टेल की ओर होती है पिस्टन की दिशा। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस कारण से 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है? किस कारण से 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो एक तो आपका है चार्ज करने के लिए और दूसरा ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए। मतलब ताज़ा ईंधन आने और जली गैसों को निकाल, तो 2 स्ट्रोक इंजन एक तरह से बोल रहा है पोर्ट मतलब भाल्व है। भाल्व जो हो रही है ना, ताज़ा ईंधन को आने के लिए इनलेट भाल्व से ईंधन और ये वायु का मिश्रण आती है और एग्जॉस्ट जो भाल्व होता है उससे जली गैस बाहर निकालती है। तो ये आपका उत्तर हो गया। सिलेंडर में प्रश्न संख्या 14, सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आपको टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। एक और होता है, जब हमारा सिलेंडर जो होता है वर्टिकल रेंज में होता है तो टॉप और बॉटम बोलते हैं, और अगर वह पैरेलल में होता है तो उसमें बोलते हैं इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर। जैसे कोई पाइप होती है, पाइप को हम सुला देते हैं तो एक दाहिना छोर हो जाती है, एक बाएं छोर हो जाती है नली की, तो एक को हम बोलते हैं इनर डेड सेंटर, एक को आउटर डेड सेंटर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाह्य दहन इंजन नहीं है? बाह्य दहन इंजन आपका हो गया अल्कोहल इंजन, बाह्य दहन इंजन का उदाहरण नहीं है। समय से पहले किसी भाल्व का खुलना क्या कहलाता है? समय से पहले किसी भाल्व का खुलना क्या कहलाता है? तो उसको हम भाल्व लीड बोलते हैं, और समय के बाद मतलब काम के बाद तक भाल्व को खुले रह जाना उसको हम भाल्व लैग बोलते हैं।
अगला प्रश्न आप लोगों के लिए 17 नंबर, आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद क्यों है? आईसी इंजन जो अंतर्दहन इंजन है भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद इसलिए है कि ओवरऑल दक्षता अधिक होती है। यांत्रिक रूप से सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट हो जाती है, हम सेल्फ करते हैं और तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है। ये अधिक सघन होते हैं। प्रश्न संख्या 18 आप लोगों के लिए, डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है? डीजल इंजन का जो कंप्रेशन प्रेशर है, मतलब दाबी प्रेशर जो है वह क्या होता है? 350 पाउंड प्रति वर्ग इंच से लेकर के 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक होती है। 19 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल जाता है? डीजल ऑयल जो होता है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में डीजल इंजन जल जाता है। डीजल ऑयल जो होता है फ्यूल होता है वह जल जाता है। डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबसन चैम्बर का तापमान निम्नलिखित में से कितना होता है? डीजल इंजन में जो कंप्रेशन होता है, प्रेशर बनता है, उसके बाद कंबसन चैम्बर का जो तापमान होता है, दहन कक्ष का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। और यह जो तापमान है 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का, उसे हम पायरोमीटर के द्वारा जांच करते हैं कि इसकी तापमान कितनी हो गई है। अति उच्च तापमान हो गया 800 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही बढ़ेगा ऊपर की ओर तो उसे हम पायरोमीटर के द्वारा जांच करते हैं। पेट्रोल इंजन में ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है? पेट्रोल इंजन में ईंधन किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, कि किसके द्वारा जलाया जाता है? तो आपको दोस्तों स्पार्किंग के द्वारा पेट्रोल इंजन में दहन स्पार्किंग के द्वारा जलाया जाता है। और डीजल इंजन में फ्यूल इजेक्टर के द्वारा इजेक्टिंग किया जाता है, जिससे वह जलता है। प्रश्न संख्या 22 आप लोगों के लिए, डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। अभी आपको बताया था डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। तो दहन कक्ष के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से वो इग्नाइट किया जाता है। इग्नाइट मतलब होता है जलाना होता है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है? डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में ईंधन जलाने का जो कंबसिंग का जो सिस्टम है उसमें अंतर होता है, क्योंकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है। प्रश्न संख्या 24, टू स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। टू स्ट्रोक जो इंजन होता है उसमें एक क्रिया चक्र पूरा होता है। पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक शाफ्ट की एक परिक्रमा, क्रैंक की एक परिक्रमा से टू स्ट्रोक इंजन की एक चक्र पूरा होती है। इनलेट वाल्व निम्नलिखित में कहाँ पर खुलता है? इनलेट वाल्व जो होती है कहाँ पर खुलता है? तो टीडीसी पर खुलती है इनलेट वाल्व। और आपका एग्जिट वाल्व जो होता है वो आपका टीडीसी के ऊपर ही खुलती है। एक तरफ से इन होती है और एक तरफ से आउट होती है। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए है, निम्नलिखित में से किस बल्ब का भाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में किया जाता है? मिश्रण मतलब बोल रहा है ईंधन का मिश्रण जो होता है, पेट्रोल और वायु का मिश्रण होता है या सिर्फ वायु होता है, उसका मिश्रण को किसके द्वारा हम अंदर की ओर लाते हैं? सिलेंडर के अंदर लाते हैं, तो उसको हम इनलेट वाल्व के द्वारा लाते हैं। प्रश्न संख्या 27, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होता है। पिस्टन का जो व्यास होता है जो ऊपर नीचे की ओर गति करती है और सिलेंडर जो होता है, तभी तो अगर सिलेंडर का व्यास अगर पिस्टन से कम होगा तो फिर पिस्टन ऊपर नीचे गति ही नहीं करेगी, संकुचित हो जाएगी। इसलिए पिस्टन का व्यास जो होता है कम होता है सिलेंडर के व्यास से। प्रश्न संख्या 28, 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट की जो होती है ना 2 परिक्रमा होती है और कैम शाफ्ट 1 परिक्रमा पूरा करता है, इसलिए कहते हैं पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा क्रैंक शाफ्ट की 2 परिक्रमा में 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। प्रश्न संख्या 29, किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है? किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है? तो उसमें अंतर्दहन इंजन में होता है, सिलेंडर के अंदर में। प्रश्न संख्या 30, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है? सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग बहिर्दहन इंजन में होता है, जिसमें कंबसन चेंबर काफ़ी ज़्यादा बाहर होता है। प्रश्न संख्या 31, किस इंजन की पावर कम होती है? किस इंजन की पावर जो होती है कम होती है? तो वह है अंतर्दहन इंजन की पावर कम होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 32, किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है? कंडेंसर का उपयोग हम नियमित धारा या नियमित जो उसमें वोल्टेज है उसको बनाए रखने के लिए हम करते हैं, तो इस तरह से बोलते हैं अंतर्दहन इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 33, किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होता है? किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होता है? तो 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन बोलते हैं। 4 स्ट्रोक ऑटो इंजन जो होता है उसमें हम कम पावर उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 14 है, किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है?
किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता जो होती है अधिक होती है, तो वह 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की, 4 स्ट्रोक ऑटो इंजन की दक्षता जो होती है दोस्तों अधिक होती है, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में 4 तरह की क्रियाएं होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट होती है, और 2 स्ट्रोक इंजन में सिर्फ आपका सक्शन होती है और एग्जॉस्ट होती है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए 35 नंबर का प्रश्न है आप लोगों के लिए। आईसी इंजन में चूषण, संपीड़न, शक्ति तथा निष्कासन 4 प्रक्रम आवश्यक है। 2 स्ट्रोक इंजन में यह प्रक्रम होते हैं। अभी आपको बता रहा था कि 2 स्ट्रोक इंजन में सिर्फ आपका चूषण और निष्कासन होता है, मतलब सक्शन होती है और उसमें एग्जॉस्ट हो जाती है। 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है क्रैंक की 2 परिक्रमा में एक बार। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक 2 बार परिक्रमा करता है तो 1 बार शक्ति मिलती है, और 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक की 1 परिक्रमा में 1 बार मिलती है। 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जाती है क्रैंक के 1 चक्कर में 1 बार मिल जाती है। अभी आपको डिस्कशन कर दिया। प्रश्न संख्या 38 है आपका। पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात जो होता है क्या रखा जाता है? पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात जो होता है 5:10 होता है, 5 से 10 के बीच होता है संपीड़न अनुपात, या 5:10 बोल दें। और इसका डीजल इंजन का हो जाता है 10:22 हो जाता है, 10 से 22 के 12 से 22 के बीच में होता है डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो आपका क्या होता है? टोटल वॉल्यूम बटा क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम जो क्या होता है कि हमारा जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर थोड़ा सा जगह खाली रह जाता है पिस्टन की गति करने के बाद, तो हमारा हो जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम हो जाता है। और आपका स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट मतलब पूरा का पूरा सिलेंडर के बीच की जगह जो होती है इसको हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्या बोलते हैं? तो क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्या कहते हैं? तो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वॉल्यूम पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चूषित गैस को वॉल्यूम के बराबर होता है? 41 नंबर का प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वॉल्यूम पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चूषित गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है? तो आपका है स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। सिलेंडर के अंदरूनी व्यास कहलाता है। सिलेंडर जो होता है उसका अंदरूनी जो व्यास होता है जिसमें पिस्टन गति करती है उसे हम बोर कहते हैं। प्रश्न संख्या 43 डिस्कशन करवा दी हूँ। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात क्या है? कंप्रेशन रेशियो क्या है? तो 12 से 22 के बीच में होती है कंप्रेशन रेशियो। प्रश्न संख्या 44 निम्नलिखित में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है? कार्बोरेटर का काम है ठंडा रखना, जबकि वायु को साफ अथवा फिल्टर करने का काम है एयर फिल्टर का है दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। पेट्रोल इंजन में वायु या ईंधन अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो आपका कार्बोरेटर के द्वारा। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यह पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था। टीडीसी से और बीडीसी के बीच की दूरी को हम स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 47 समय के बाद इंजन के खुला रहना क्या कहलाता है? तो बताया था आपको, समय से पहले जो खुल जाती है इंजन उसे हम वाल्व लीड बोलते हैं, और समय के बाद इंजन वाल्व को खुला रहना उसे हम लैग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 48 डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो निम्नलिखित में से क्या होता है? डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है दोस्तों वह 12:1 से 22:1 तक होती है। प्रश्न संख्या 49 निम्नलिखित में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है? कंप्रेशन प्रेशर जो होता है दोस्तों मतलब दबाने के बाद जो दाब होती है वह क्या होता है? 350 पाउंड प्रति वर्ग इंच से लेकर के 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच के बीच में होती है। 50 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए है इस श्रृंखला का। अगर जानकारी अच्छी लग रही होगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है आप लोगों के लिए। 50वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा दोस्तों। इंजन का भाग है सिलेंडर, फ्लाईव्हील, पिस्टन। तो इनमें सिर्फ सिलेंडर और पिस्टन जो होता है आपका इंजन का भाग होता है। फ्लाईव्हील के ऊपर क्या होता है कि हमारा चेन या बेल्ट को हम मूवमेंट कराते हैं, जिससे सिलेंडर के अंदर जो पावर बनती है वो डिवाइडिंग हो जाती है। प्रश्न संख्या 51 निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है? सिलेंडर जो होता है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है दोस्तों, जिसमें पिस्टन गति करती है। 52 नंबर का प्रश्न मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? मल्टी जब सिलेंडर कही दिया तो मल्टी सिलेंडर में एक से अधिक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। 53 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से
किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है? सिलेंडर जो हेड होता है उसे कास्ट आयरन बोलते हैं या ढलवा लोहा लोग बोलते हैं दोस्तों, या एल्युमिनियम एलॉय का बनाया जाता है। कभी कभी हल्का बनाना पड़ता है तो एल्युमिनियम एलॉय का बनाएंगे, ऐसे अगर मजबूत बनाना है ज़्यादा तो उसको हम कास्ट आयरन का बनाते हैं या ढलवा लोहे का बनाते हैं दोस्तों। 54 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस दो प्रकार के रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं? पिस्टन के ऊपर दो प्रकार के रिंग फिट होते हैं, एक तो आपका कंप्रेशन रिंग होता है और दूसरा आपका आयल रिंग होता है। कंप्रेशन रिंग कम से कम संख्या में 2 होनी चाहिए और आयल रिंग कम से कम संख्या में 1 होनी चाहिए। 55 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, सुपर चार्जिंग का तात्पर्य क्या है? सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग का मतलब अर्थ जो होता है दोस्तों, इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना। इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना मतलब अगर डीजल इंजन है तो उसमें अधिक वायु का घनत्व भेजना, अगर वो पेट्रोल इंजन है तो उसके अंदर में पेट्रोल के साथ जो वायु जाएगी वो अधिक मात्रा में भेजना होता है। 56 नंबर, पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है, पेट्रोल के तुलना में डीजल ईंधन होता है वह कम ज्वलनशील, जिसको बोलते हैं परेशानी से प्रज्वलित होता है। क्योंकि अगर पेट्रोल को खुला छोड़ दिया है तो ऐसे भी प्रस्फोटन की क्रिया हो जाती है, लेकिन डीजल में ऐसा नहीं होता है। 57 नंबर आप लोगों के लिए है, पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु ईंधन का अनुपात आपूर्ति करना चाहिए। 17:1। पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु ईंधन का अनुपात आपूर्ति करना चाहिए 17:1 के रेशियो में। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है? दोस्तों सिर्फ इसमें कंप्रेशन होती है और डीजल इंजन में फ्यूल डीजल जो होता है जल उठता है। और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है। आज मैंने सिर्फ 59 प्रश्नों की श्रृंखला लिया है। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न थे, लेकिन सिर्फ हमने 59 ही प्रश्नों का श्रृंखला रखा है। अगले दिन बचे हुए प्रश्नों का श्रृंखला लेकर के आएंगे कल शाम को इसी समय। अगला प्रश्न आप लोग, आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूल इजेक्टर का कार्य नहीं है? फ्यूल इजेक्टर मतलब फ्यूल को अंदर की ओर प्रवाहित करना। हम इंजेक्ट करते हैं ना, जैसे बॉडी के अंदर में इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, उसी तरह से फ्यूल इजेक्ट होता है। तो ईंधन का वाष्पीकरण करना यह फ्यूल इजेक्टर का काम नहीं है। अगर वाष्पीकरण कर ही देगा तो फ्यूल अंदर जाएगा नहीं, तो इंजन फिर काम नहीं करेगा। तो फिर फायदा क्या है फ्यूल को इजेक्ट करने का? इस तरह से कह रहा है कि ईंधन का वाष्पीकरण फ्यूल इजेक्टर का काम नहीं है। दोस्तों यह कैसी लगी है वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। काफ़ी मेहनत के बाद यह समय निकाल करके वीडियो बनाता हूँ, अपना भी काम देखना होता है। तो इस तरह से अगर अच्छी लगी होगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।